हेलो गाइस। तो अब आज हम चैप्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 9th क्लास मैथमेटिक्स से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कल अपना इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका था। अब मैं आज इसका फर्स्ट लेक्चर लेके आने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। हिंदी मीडियम वाली क्लास रहेगी ये, उसके बाद इंग्लिश वाली रहेगी। ओके, तो ये फर्स्ट लेक्चर है 9th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में संख्या पद्धति। ओके, तो संख्या पद्धति ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो है संख्या रेखा। ओके, तो संख्या रेखा ये आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा। रेखा संख्या मतलब नंबर, मतलब संख्या तो संख्या आप जानते ही हो, रेखा भी लगभग सबने सुना ही होगा। ठीक है, तो अगर हम इससे बिल्कुल लो लेवल पे पहुंचे तो हम इसमें ये देखेंगे कि रेखा क्या होती है। ठीक है, हमने आज तक हम सब ने पढ़ा होता है कि रेखा क्या होती है, रेखा क्या है। रेखा हमने रेखा शब्द को बहुत बार यूज किया होता है, बहुत बार उपयोग किया होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि रेखा का मतलब क्या होता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेखा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि रेखा, रेखाखंड, और एक होती है क्या, किरण। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। रेखा क्या होती है? रेखा एक ऐसी ज्योमेट्री है, एक ऐसी ज्यामिति है जो दोनों तरफ अनंत तक जाती है। ठीक है, एक ऐसी सीधी ज्योमेट्री जो कि अनंत तक, दोनों तरफ अनंत तक जाती है। ये जो एरो का निशान है, ये हमें ये दर्शाता है कि ये इस तरफ भी अनंत तक जा रही है और इस तरफ भी अनंत तक जा रही है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये होती है रेखा। ये क्या है? छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है। ओके, तो क्या होता है इसमें, देखो इसके कुछ पॉइंट होते हैं कि इसकी जो मोटाई है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि हमें एक बिंदु जो होता है ना, उस बिंदु का व्यास होता ही नहीं है कुछ, बिंदु का व्यास ही नहीं पता। एक बिंदु है, इसको भी मैं बोल सकता हूँ एक बिंदु है, इसको भी मैं बोल सकता हूँ एक बिंदु है, इसको भी मैं एक बोल सकता हूँ एक बिंदु है, और छोटा सा एक इसको भी मैं बिंदु बोल सकता हूँ। तो बिंदु तो कुछ हमें डिफाइन ही नहीं है ना। बिंदु तो हमें कुछ परिभाषित ही नहीं है कि बिंदु होता क्या है। बिंदु बस एक पता है हमें कि बिंदु होता है। तो ये छोटा भी हो सकता है बिंदु, बड़ा भी हो सकता है बिंदु, कितना भी हो सकता है। इसीलिए इसकी जो, अब ये क्या हुआ, ये जो लाइन है वो एक बिंदुओं से मिलकर बनी है। जब बिंदुओं से मिलकर बनी है तो हमें इसकी जो मोटाई है वो तो हमें कुछ पता ही नहीं होगी। इसीलिए ये बोलते हैं कि इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। लंबाई बोले तो लंबाई अनंत बोल दो इसको। लंबाई इसकी हो गई है अनंत। ओके, लंबाई हो गई। अब लंबाई हो गई, मोटाई हो गई। ठीक है, लंबाई, इसकी मोटाई, लंबाई अनंत है, मोटाई बिल्कुल नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं और इसको प्रदर्शित किया जाता है अंग्रेजी के छोटे वाले लेटर से, जैसे कि एल हो गया, ए से भी कर सकते हैं, कोई भी अंग्रेजी के छोटे वाले लेटर से। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड। तो रेखाखंड में क्या है कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, इसको अगर विच्छेद करें तो क्या होगा, ये। ठीक है, इसको विच्छेद किया तो ये रेखा अलग हो गया, खंड अलग हो गया। अब खंड मतलब होता है भाग। ओके, भाग, इसका मतलब क्या हुआ, रेखा का भाग। तो रेखाखंड जो होता है वो होता है रेखा का भाग। ठीक है, तो अब कोई रेखा है, ये कोई रेखा है। अब इस रेखा का, जैसे कोई ये रेखा है, इसका कोई एक भाग ले लिया हमने, ए और बी, ये एक भाग हो गया, तो इसको बोल देंगे हम क्या, रेखाखंड, ए बी। ओके, तो ये होगा क्या, रेखाखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब रेखाखंड क्या है, रेखा का एक कोई भाग है, तो इसकी क्या है लंबाई, दो अंत बिंदु है इसके, तो क्या हुआ इसकी मतलब इसकी एक लंबाई फिक्स हो गई, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हमें शुरुआती बिंदु पता है ना ही हमें अंत का बिंदु पता है, तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, और इसके दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है, तो इसकी हमें लंबाई क्या फिक्स होगी, लेकिन हमें इसकी मोटाई कुछ पता थी, नहीं होती इसकी मोटाई पता, तो इसकी भी हमें क्या मोटाई कोई पता नहीं होती है। ओके, अब आती है किरण, तो किरण क्या होती है, किरण भी एक रेखा का एक भाग होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका शुरुआती बिंदु तो हमें पता होता है, ये रहा इसका शुरुआती बिंदु, लेकिन इसका हमें अंत बिंदु कोई पता नहीं होता है, तो एक ऐसी ज्योमेट्री गणित की एक ऐसी ज्योमेट्री जिसका शुरुआती बिंदु तो हमें पता होता है, लेकिन अंत बिंदु हमें पता नहीं होता है, उसको हम किरण बोलते हैं, ठीक है, इसको भी हम क्या इसके अंग्रेजी के छोटे वाले अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये हो गई हमें क्या, अब इन तीनों में हमें अंतर पता पड़ गया कि किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है और रेखा क्या होती है, ठीक है, तो रेखाखंड और किरण इन तीनों में अंतर बहुत बेसिक था, ये हर किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, तो अब से आप लोग कभी नहीं बोलोगे कि रेखा क्या होती है, रेखा जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता, ठीक है, और रेखाखंड जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं, लंबाई फिक्स होती है, इसमें कोई लंबाई फिक्स नहीं होती है, इसको दो बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, इसको दो लेटर से मतलब दो अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसको एक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, किरण जिसको एक अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, इसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरा मतलब शुरुआती बिंदु पता होता है, इसका अंत बिंदु हमें पता नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो पहला है, ठीक है, अब आते हैं क्या, संख्या रेखा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, संख्या रेखा, ठीक है, एक अब इसका मतलब क्या होगा, रेखा और संख्या, एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, एक ऐसी रेखा, ये रेखा है, एक ऐसी रेखा जिस पे संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, 0 1 2 3 ये अनंत तक जाएगा, 1 2 3 ये ऋणात्मक हो गए, ठीक है, मतलब हम इससे ये चीज देखते हैं कि हमें इससे ये देखने को मिलता है कि अगर हम अपने यहां से देखें तो हम संख्या रेखा के दाईं ओर जब जाते हैं तो हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, और हम जब संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। ओके, अब क्या होता है इसमें, ये जो गैप है इन दोनों संख्याओं के बीच में गैप है, जनरली जैसे हमने देखा है, जो हम स्केल यूज करते हैं, स्केल में हम देखते हैं कि 0 और 1 के बीच में कुछ पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं, ऐसे, तो इसके बीच में जो पार्ट होते हैं इसमें भी कुछ संख्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि 10 पार्ट हो गए तो ये होगा 0.1, ये दशमलव संख्याएं लिखी होती है, 0.2 0.3 0.4, ओके, 0.5 0.9 तक। अगर हम इसको देखें 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1। ओके, तो ये पार्ट होते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसीलिए मैंने आपको अभी से बता दिया कि ऐसे पार्ट होते हैं। ओके, तो ये होती है संख्या रेखा, ठीक है, बस हमें संख्या रेखा में ये पता रखना है कि संख्या रेखा में धनात्मक किस साइड होते हैं, ऋणात्मक किस साइड होते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखो। तो इसमें बीच में अगर पार्ट करते हैं तो दशमलव वाली संख्या बीच में आ जाती है, बस। ओके, तो ये आप सब आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़े। अब हम बढ़ते हैं कुछ नंबर्स, ठीक है, तो आप लोगों ने शायद कुछ नंबर्स के नाम सुने होंगे पहले, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले आता है प्राकृत नंबर, प्राकृत संख्याएं, ओके, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जो ऐसी संख्याएं
जो 0 से शुरू होती हैं, सॉरी, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ओके, ऐसी संख्याएं जो ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उनको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। और इसमें एक चीज और है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं n से, बड़े अंग्रेजी के बड़े वाले अक्षर n से। ओके, क्यों करते हैं n से? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ओके, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसीलिए इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ओके, पूर्ण संख्याएं कहां से? ऐसी संख्याएं, ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ओके, तो ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। इनको हम प्रदर्शित करते हैं W से। ओके, इनको हम प्रदर्शित करते हैं W से। ओके, क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, हो गया। आगे एक होता है इंटीजर्स, हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्णांक। ओके, पूर्णांक, इनको प्रदर्शित किया जाता है Z से। इसमें पूर्णांक में ऐसी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, उनको पूर्णांक बोलते हैं। -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, अनंत, यहां पर भी अनंत है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0 भी शामिल होते हैं, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं और इनको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है। देखिए, अब हम देखें तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, पूर्णांक ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक जाता है। ठीक है, दोनों तरफ जाता है। ठीक है, ऋणात्मक भी होती है सारी संख्या और धनात्मक भी सारी संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो हम यहाँ पे एक चीज ये देखते हैं कि ये जो 1 से शुरू होने वाली है, ये क्या हो गई? प्राकृत संख्या। जो 0 से शुरू होने वाली हो गई, वो हो गए पूर्ण संख्या। तो हम यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर हैं और सारी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक के अंदर भी हैं और सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर भी हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये क्या है? पूरा प्राकृत संख्या, तो ये पूरी प्राकृत संख्या, मतलब पूरी प्राकृत संख्या किसमें है? पूर्ण संख्या के अंदर है। और यहाँ पे देखो पूरी प्राकृत संख्या, तो पूरी प्राकृत संख्या पूर्णांक के अंदर है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या, पूरी पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर है। तो अगर हम बोले कि सारे पूर्णांक प्राकृत संख्या है, तो गलत है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऋणात्मक इसमें नहीं है। सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी है। ठीक है, अगर मैं बोलूं सारे पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका 0 इसके अंदर नहीं है। ओके, तो ये थी अपने 3 नंबर्स। अभी एक नंबर और है। ठीक है, तो हम एक नंबर और लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या को हम Q से दर्शाते हैं। ठीक है, Q से दर्शाते हैं परिमेय संख्या को। ठीक है, देखते हैं परिमेय संख्या को, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां पर Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो ये होती हैं परिमेय संख्याएं। अब हम बोले कि क्या इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ उदाहरण देखें
तो हम देखेंगे कि 1 2 3 1/2 2/3/2, ठीक है। ये क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? हाँ है। देखो एक को हम लिख सकते हैं 1/1, t बराबर 1, q बराबर 1, p बराबर 2, 2/1, q बराबर 1, ये क्या है 2 हो गया। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 1/2 p बराबर 1, q बराबर 2, 3/2 p बराबर 3, q बराबर 2, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कुछ परिमेय संख्याएं हो गई। ओके, आगे ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ उदाहरण इसके, ये सारे नंबर से लिख लीजिए आप। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम, आगे उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग पॉज करके थोड़ा सा लिख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आपकी बुक का उदाहरण है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण फर्स्ट। इसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य बताइए, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है या नहीं होती है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं थी, हमने अभी जो देखा, जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 अनंत तक जाती थी, और प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं थी जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती थी। तो क्या इसका 1 इसमें है? हाँ है। इसका 2 इसमें है? हाँ है। लेकिन इसका जो शून्य है वो शून्य इसमें है तो अनुपस्थित है, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं। सेकंड बोलता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ओके, तो हमने पूर्णांक देखा। पूर्णांक क्या है? संग्रह है। किसका? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का पूर्णांक एक संग्रह है। ठीक है, जो जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? p बटा q के रूप में लिख सकें और q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि यहाँ पे जो -3 है, -2 है, -1 है और 0 1 2 3 है। ठीक है, अभी हमने देखा था एक को हम लिख सकते हैं 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 0 को 0/1, -1 को -1/1, -2/1, -3/1। तो ये क्या है? सारे के सारे हमने p बटा q के फॉर्म में लिख लिए, जहां पे q में कहीं पे भी q की वैल्यू का है क्या है? 0 के बराबर नहीं है। लेकिन हमें p की, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे p 0 है, यहाँ पे p -1 है, तो हमें p की वैल्यू के लिए उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो हम अपना दिमाग क्यों लगाएं? हमें p के लिए कुछ ना कुछ बोला ही नहीं, तो हमें लगाना ही नहीं अपना दिमाग। जो भी वैल्यू है p के लिए रख दो, बस p बटा q के रूप में लिखा होना चाहिए। ओके, p बटा q के रूप में लिखा होना चाहिए और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है, तो सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है? हाँ है। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब इसने उल्टा पूछ लिया। थर्ड, प्रत्येक परिमेय पूर्णांक है। ठीक है, तो परिमेय संख्या मैंने क्या क्या बताई थी, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 1/2, 2/3, 4/6, 7/8, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक में क्या होती है? सारे फुल नंबर होते हैं। ये क्या है? दशमलव वाले नंबर है। ये इसको 0.5 आ जाएगा। ये सारे दशमलव वाले नंबर है। तो ये क्या पूर्णांक के अंदर आते हैं? हमने कहीं देखा था 1/2, 2/3, 4/6, 7/8? नहीं देखा था ना। हमने तो एक माइनस में 1 2 3
प्लस में 2 3 4 ऐसे देखा था, तो ये तो इसमें आता ही नहीं है परिमेय संख्या पूर्णांक, ये सारी परिमेय संख्या क्या पूर्णांक है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा असत्य है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देख लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला उदाहरण था। हाँ, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा उदाहरण क्या है, हाँ जी, दूसरा उदाहरण उसी पेज पे दूसरा उदाहरण है आपका। दूसरे उदाहरण में क्या है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 1 और 2 के बीच की। तो क्वेश्चन है उदाहरण सेकंड, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड उदाहरण, ठीक है। देखेंगे इसमें हमने पूछा है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। इन्हें ये बोला है 1 और 2 इन दो के बीच में परिमेय संख्या है, तो 2 के बीच में पूछा है, ठीक है। तो बीच में पूछा मतलब हमें इनको इसको नहीं लेना है और इसको नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा निकालने के, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका, अब देखेंगे हम फर्स्ट मेथड। पहला तरीका देखो, पहला तरीका थोड़ा सा कठिन है, सेकंड तरीका बहुत आसान है, लेकिन मैं पहला तरीका आपको आसान वाला बता देता हूं। चलो कठिन को ही चलते हैं सीधे, ठीक है। पहला, हमने अभी नंबर रेखा देखी थी, नंबर मतलब संख्या रेखा देखी थी, जिसमें 1 और 2 अगर ऐसा लिखा है तो इसमें 10 पार्ट हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। करते हैं आगे। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि ये तो इसके बीच में 9 पार्ट थे, ठीक है, 10 पार्ट होते टोटल, ठीक है। अब हमने देखा हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए 1 और 2 के बीच में, तो 1 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो। अब ये क्या है, दशमलव में लिखा हुआ है। हमने बचपन में दशमलव वाली चीजें पढ़ी हुई हैं कि अगर कोई, हम थोड़ा सा और छोटी क्लासेस में जाते हैं, ठीक है। छोटी क्लासेस में गए, हमने देखा दशमलव। अब क्या होता है कि अगर जैसे कहीं लिखा हुआ है 1.1, अगर 1.1 लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 1.1/1, ठीक है। जब हम यहां से दशमलव को हटाते हैं तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाता है। जब 0 बढ़ जाता है तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है 11/10। अब हमने बोला इसको चेक करना है, चेक करें तो देखो हम लोग जब डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 11/10, वो हाँ 11/10, 10 एक बार गया, 10 कट गया, 1 बचा। अब भागना जा रहा है, भागना अष्टम बिंदी, यहाँ पे क्या जाएगा दशमलव, यहाँ जाएगा 0 1 10, ठीक है, आ गया ना 1.1 1.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1.1 लिखा है तो अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। जैसे कि अगर लिखा है 1.11 तो हम इसको लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने डिजिट होंगे, जितने अंक होंगे, उन अंकों की जगह पे नीचे 0 आ जाएगा। 1 1 0 0 लिखा है 2.325, ठीक है। तो इसको अगर हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 2325/1000। क्यों? क्योंकि 1 2 3 तो 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा रहता है, तो इस चीज को आप लोग समझ लो, ये अभी आगे काम में आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये तो था, अब देखो ये अब आगे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 परिमेय संख्या लिखनी है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले एक चीज और आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं दर्शाई जाती हैं, संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं दर्शाई जाती हैं वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी अपरिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या रेखा पर हमें दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो परिमेय संख्या ही होगी।
और होना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। इसका मतलब कि 1 और 2 के बीच की जो हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो हम इनमें से कोई भी 5 संख्याएं लिख लो, जैसे कि 1.1, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, ये लिख लिया। ये हो गई 5 संख्या, कोई भी 5 उठा लो। अब हमें ये क्या है, ये दशमलव के रूप में लिखी हुई है, दशमलव के रूप में लिखी हुई है, तो हमें इनको p/q के रूप में लिखना है। अब p/q के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इनका दशमलव हटाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इसका दशमलव जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक है तो एक जीरो आएगा, दशमलव हटेगा तो, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद ये एक जीरो आएगा नीचे। 17/10, 18/10, 19/10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारे क्या हो गए, ये हो गई 5 परिमेय संख्याएं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा अच्छा था तरीका। इसके बाद एक और दूसरा तरीका देखते हैं। ये आगे अपने पास 5 परिमेय संख्या जो कि 1 और 2 के बीच में है। अपना एक आंसर तो ये हो जाता है। दूसरा तरीका बिल्कुल बेसिक है, जो हम अपनी बुक में भी अपन वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी तरीका सॉल्व कर, कोई सी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, सब अच्छा है, ठीक है। अब इनने बोला है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें करनी है कितनी, 5 परिमेय संख्याएं, ओके। अब 5 परिमेय संख्या करनी है तो 5 यहां लिखा, 5 धन 1 बराबर 6, ठीक है, 6 आ गई। तो अब क्या करना है, 1 गुणे 6/6। अब इसका 1 का मतलब क्या हो, 1/1। ऐसे 2/1 गुणे 6/6, ओके। इसका क्या हो जाएगा, 6/6, ये कितना हो जाएगा, 12/6। अब हमें इनके बीच की 5 संख्याएं लिखनी है, इसको लिख दो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ठीक है। तो ये हो गई क्या, 5 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो इसमें 6/6 का मतलब क्या हुआ, 1, 6/2 का मतलब क्या हुआ, 2, 12/6 का मतलब क्या हुआ, 2। तो ये हो गई 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। इसने बोला है कि बीच की निकालना है, तो बीच की संख्या निकालनी मतलब 1 को और 2 को हमें नहीं लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं आ गई। आया समझ में। एक इससे अगर इसने अच्छे से, और अगर अच्छे से बताऊं तो इसमें अगर इन्होंने बोला कि 5 नहीं 6 संख्याएं चाहिए, तो 6 धन 1 कर दो, 6 धन 1 कर दो। यहाँ आके 6 धन 1 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 आके 6 की जगह 7 का गुणा कर दो, ठीक है। तो बस इतना करना है, जो भी संख्या पूछे ऊपर नीचे उससे एक ज्यादा का गुणा कर देना है, बस और सीधे लिख देना है। मुझे लगता है अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपके 2 ही उदाहरण थे प्रश्नावली से पहले, ठीक है। अब आती है आपकी प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 1.1 आती है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो हम सॉल्व कर चुके हैं, वो आपको अच्छा बताना चाहिए, आपको आंसर आना चाहिए उसका। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, बताइए। शून्य एक परिमेय संख्या है। हमने अभी पूर्णांक देखा था, पूर्णांक में हमने देखा था, पूर्णांक उसमें एक क्वेश्चन था कि क्या सारी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, तो हमने बोला था हाँ है। तो शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है तो क्या पूर्णांक, जब शून्य एक पूर्णांक है और सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या नहीं होगा, हाँ होगा। मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें इसको बताना कैसे, क्यों है, क्योंकि 0 को, शून्य को 0/1 हम लिख सकते हैं। मैंने बोला था कि परिमेय संख्या, इन्होंने बोला है कि परिमेय संख्या को ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सके और q को q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इनने p के बारे में कुछ नहीं बोला था। यहाँ पे क्या है, p क्या है, 0 है, रहने दो ना भाई, क्या दिक्कत है। इसका मान क्या होगा, 0। हमें क्या लेना देना, हमने 0 को 0/1 लिख दिया बस, और क्या, ठीक है। तो क्या है, 0 को 0/1 लिख दिया तो हम मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हमें सिर्फ इसी चीज को पकड़ना है कि हमने p/q के रूप में लिख लिया और q को
क्यू को क्या, क्यू को 0 के बराबर नहीं रखा, इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होता है कि 0 को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, ये सत्य है। ठीक है, उन्होंने ये पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। हाँ, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। यार ये तो आप कर लोगे यार, अब क्यों, क्योंकि 6 निकाल ली तो 6 पूरा वही प्रोसीजर है, सब पूरा मेथड वही। 6 धन 1 7, 3 गुणा 7, 3 बटा 1 7 बटा 7, 4 बटा 1 7 बटा 7 गुणा। ठीक है, तो 20 7 21 बटा 7, 7 चौके 28 बटा 7, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। ये हो गई 6 परिमेय संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं। ओके, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसको नहीं लेना है, इसको और इसको नहीं लेना है। ये कितना लिखा है, 4 लिखा है। ये कितना लिखा है, 3 लिखा है, क्योंकि हम काटेंगे 7 एकम 7 7 21 7 एकम 7 7 चौके 28। ठीक है, तो 3 और 4 का उसने बोला है कि इसके बीच की निकालनी है, मतलब इन दोनों को नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन आता है, एक नया क्वेश्चन। हम यहाँ पे एक जगह कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है हमने, वो भी आसान है, समझ सकते हो आप लोग। मैं जो रूल बता रहा हूं, जो विधि बता रहा हूं, बस आप उस विधि को देखते चलना, और वो विधि हर जगह लगेगी। मैं ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा जो आपको कभी कहीं नहीं लगेगा, कहीं भी फेल नहीं होगी, यूनिवर्सल ट्रिक रहेगी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है इन्हें 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। सीधा फंडा एक अपनाना है। 5 धन 1 बराबर 6। ठीक है, 6 आया। 3/5 गुणा 6/6, 4/5 गुणे 6/6। ठीक है, 6/6 क्या होगा, 6 3 18, 6 5 30, 6 चौके 24, 6 5 30। ठीक है, 18 24। ठीक है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितना आसान है यार, बस इसको जोड़ा, एक आगे गए 6 का ऊपर नीचे गुणा, 6 का ऊपर नीचे गुणा, इन दोनों को हमें लेना नहीं है। इसका मतलब 6 की तरफ से 6 5 30, 3/5 लिखा हुआ है, ये 6 चौके 24, 6 5 30, ये 4/5 लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच की निकालनी है, मतलब हमें इसको और इसको नहीं लेना है। तो बीच की 5 संख्याएं ये रही, मतलब ये क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक, कुछ भी नहीं है, कहां डिफिकल्टी लगी आप ये बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस देखते चलो, सीधा एक जोड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका वही उदाहरण के जैसा ही है। ठीक है, उदाहरण के जैसा है। उसमें क्या है कि इसमें इन्होंने बोला है कि प्रत्येक प्राकृत सत्य बताना है, पहली बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के अंदर 5 चौथा है। चौथे का पहला है, क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण प्राकृत संख्या, प्राकृत और पूर्ण, तो बताना है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्या, 2 3 4। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या। ठीक है, तो देखो एक इसमें है, यहां से देख लो 1 2 3 4, ये लिखी है क्या, प्राकृत संख्या, और ये पूरी क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के अंदर एक प्राकृत संख्या है, सारी इस पूर्ण संख्या के अंदर सारी प्राकृत संख्या आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, आगे सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या बोलता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। ये देखो, पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक, -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये क्या होते हैं 0 1 2 3। क्या ये ऋणात्मक संख्या इसमें आ जाएंगी, नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये असत्य है।
ठीक है, क्योंकि पूर्णांक के सारे ऋणात्मक संख्याएं इसके अंदर नहीं है। ओके, इसलिए ये गलत हो गया, असत्य हो गया। थर्ड वन, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। हमने अभी देखा था परिमेय संख्या, परिमेय पूर्ण, यहां कर लेते हैं यार, ठीक है। थर्ड, ठीक है, परिमेय पूर्ण, परिमेय P बटा Q बराबर ना हो 0 के, पूर्ण 0, 1, 2, 3, 4, क्या 1/2, अब आप ही बताएंगे क्या 1/2 एक परिमेय संख्या है? चेक करेंगे, P बटा Q, P 1 है, Q 2 है, हाँ इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, हाँ इस कंडीशन को के हिसाब से सही है, हाँ सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या में दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, अगला आपके पास अब नहीं है, आपकी ये प्रश्नावली 1.1 यहीं पे खत्म होती है। अब इसके बाद अब अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, इतने जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, मुझे लगता है आप लोगों को, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा कंटेंट। मैं जितना अपना दे सकता था मैंने अपना दिया, अपनी पूरी कोशिश की, पूरा 100% दिया। अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ है, हाँ तो गाइस, हाँ तो मैं बस यही बोला था। एक्चुअल में क्या लाइट चली गई थी, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ तो क्या हुआ कि अब मैं ये पढ़ा चुका हूँ, अपना 100% दे चुका हूँ। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं, सीनियर्स को बताएं, सबको बताएं, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बोल सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, अभी टेलीग्राम का ग्रुप बन चुका है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।